हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के दूसरे वीडियो में फिजिक्स से ही संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे जो बार बार रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछे जा चुके हैं। इसके पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उसमें बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया था। आज उसी क्रम में दूसरा वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। यदि आप सब अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल यूट्यूब ऋतिक साइंस क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कंपटीशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानिए। तो इस दूसरे वीडियो में हम चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है आपका, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किसका व्यंजक प्राप्त होता है। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है, कार्य, बल, ऊर्जा, दाब। जल्द बताइए। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा आपका, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। किसका व्यंजक प्राप्त होता है? बल का। तो यानी ऑप्शन आपका बी सत्य होगा। या हमको एक व्यंजक प्राप्त होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। जब न्यूटन की गति का दूसरा नियम हम लगाते हैं तो एफ इक्वल टू एम इंटू ए प्राप्त होता है, जो बल का व्यंजक है, जहाँ एफ बल है, एम द्रव्यमान है और ए क्या है? त्वरण है। तो इस हिसाब से हमारा जो है पहला प्रश्न का दूसरा ऑप्शन जो बी है, बी सत्य होगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, न्यूटन ने गति विषयक कितने नियम दिए। यहाँ आपके सामने चार ऑप्शन है, पहला एक, दूसरा दो, तीसरा तीन और डी ऑप्शन यानी चार है। ये आपको बताना है कि न्यूटन ने गति विषयक कितने नियम दिए, यानी गति के संबंध में उन्होंने नियम जारी किया था तो वह कितने नियम दिए थे। तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका तीन। न्यूटन ने गति विषयक कितने नियम दिए थे? तीन। जिसमें देखिए पहला नियम था जिसे हम जड़त्व का नियम या गैलीलियो के नियम से जानते थे, और दूसरा नियम था जिससे हमको व्यंजक किसका प्राप्त होता था? बल का व्यंजक प्राप्त होता था। और तीसरा नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यानी इस प्रकार जो न्यूटन ने गति विषयक कितने नियम दिए थे? तीन नियम दिए थे। बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है, न्यूटन के किस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ चार ऑप्शन है आपके सामने, पहला है प्रथम नियम, दूसरा द्वितीय नियम, तीसरा तृतीय नियम, चौथा इनमें से कोई नहीं। यही आपको बताना है कि न्यूटन के किस नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यहाँ चार ऑप्शन है। बहुत बढ़िया। देखिए तीसरा नियम आपका सही होगा, तृतीय नियम, यानी आपका ऑप्शन सी सही होगा। जो सी है, तीसरे नियम को हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। और इस नियम के अनुसार होता क्या है कि यदि कोई वस्तु किसी एक वस्तु पर बल लगाती है तो वह वस्तु भी उस पर विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। जैसे में आप कह सकते हैं, जैसे नाव से यदि हम उतरते हैं तो नाव क्या होती है? हम आगे जाते हैं और नाव क्या होती है? पीछे जाती है। अगला एग्जांपल लेंगे तो बंदूक से छूटी गोली, यदि हम बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो गोली आगे निकलती है और बंदूक किधर होती है? पीछे की तरफ होती है। तो इस टाइप जो भी एग्जांपल मिलेंगे वो आपके न्यूटन के गति विषयक तीसरे नियम के अनुसार होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न आप सबके सामने है, किसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं और यह भी कमेंट जरूर करें कि आप जितने प्रश्न थे उसमें से कितने प्रश्न कर पा रहे थे। यह जो भी प्रश्न है यह बार बार रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी में पूछा जा चुका है, यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है। इसलिए कृपया इसे नज़रअंदाज न करें और इसे जितने प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उसको ज़रूर तैयार कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताएं। चलिए चौथे प्रश्न देखिए, इसका उत्तर क्या होगा। बहुत बढ़िया। इसका उत्तर होगा डायनामो। यानी जो डायनामो होता है यह क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, डायनामो। ये प्रश्न बार बार पूछा जा चुका है तो इसलिए इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है।
एक अश्व शक्ति में कितने वाट होता है? यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है 450 वाट, बी आपका है 786 वाट, सी है 746 वाट और डी 696 वाट। ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर सही क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका उत्तर आपका होगा ऑप्शन सी जो है होगा, यानी 746 वाट होता है एक अश्व शक्ति में, यानी एक हार्स पावर इक्वल टू कितना वाट होता है? 746 वाट। ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 6 नंबर, जल में वायु का बुलबुला कार्य करता है। यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला एक उत्तल दर्पण जैसा, एक अवतल दर्पण जैसा, एक उत्तल लेंस जैसा और एक अवतल लेंस जैसा। तो ये प्रश्न बार बार रिवीजन किया गया है ग्रुप डी में भी और एनटीपीसी में भी, तो ये एक तरह से आपका महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो इसका उत्तर जरूर याद रखिएगा कि जल में वायु का बुलबुला जो है एक अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, यानी आपका जो ऑप्शन डी है, आपका ऑप्शन डी सत्य होगा, ठीक है। चलिए समय को ध्यान रखते हुए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस और 94 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ एक्चुअली मान आपको याद होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से हमारा जो उत्तर होगा ऑप्शन बी सही होगा, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा आपका? मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये भी याद रखिएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एफ में, यदि एफ में हमारा उत्तर पूछा जाता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये आपका होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। जबकि अभी आपको यहाँ बताया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछा जाए तो मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक और पैमाना होता है केल्विन। केल्विन में आपको पूछा जाए तो ये आपका 310 केल्विन होता है। यहाँ पे कोई डिग्री नहीं लगाते हैं हम। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि मनुष्य के शरीर का तापमान तीनों पैमानों पे अगर हमको डिग्री में पूछा जाता है तो 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में पूछा जाता है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा जाता है तो 310 केल्विन होता है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर आपका होगा 37 डिग्री सेल्सियस। 8वां प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है। 4 ऑप्शन है, वाट पहला, दूसरा न्यूटन, तीसरा जूल और चौथा पास्कल। यह बताना है कि गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। चलिए बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन सी सही होगा। गतिज ऊर्जा का मात्रक जो होता है आपका ये जूल होता है, यानी ऑप्शन सी। देखिए गतिज ऊर्जा होती क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है वही आपका गतिज ऊर्जा होती है। ये भी ध्यान रखिए, किसी प्रकार का ऊर्जा हो अगर उसका मात्रक पूछा जाए तो हम क्या लिखेंगे? जूल लिखेंगे। देखिए यहाँ जो वाट है, वाट सामर्थ्य का मात्रक है, यानी शक्ति का मात्रक है। जबकि न्यूटन क्या है? यह बल का मात्रक है। और पास्कल क्या है? दाब का मात्रक है। तो इस तरह से यदि हम तीनों को छाट देते हैं, वाट एक लिख दे रहे हैं। देखिए वाट किसका मात्रक है? वाट जो है यह आपका सामर्थ्य का मात्रक है, सामर्थ्य का, इसको लिख देंगे। न्यूटन जो है बल का हो जाएगा और जूल हम बता ही दिए ऊर्जा, ऊर्जा में ही सभी प्रकार का ऊर्जा आ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा भी हो जाएगी। और पास्कल जो है किसका मात्रक है? दाब का है। तो स्पष्ट हो गया। यदि किसी भी प्रकार के ऊर्जा का मात्रक पूछा जाए तो वो आपका क्या होगा? जूल होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कार्य का व्यापक सूत्र होता है। यहाँ 4 ऑप्शन है आपके सामने, W = F × A, W = F × D cos थीटा, W = F × D sin थीटा और W = F × D। ध्यानपूर्वक इसको देखिए और इसका उत्तर दीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन आपका बी जो होगा सही होगा। अगर व्यापक सूत्र की बात कर दिया जाता है तो यहाँ W = होता है F × D cos थीटा होता है। अगर केवल कार्य का सूत्र पूछा जाता है तो हो जाता है W = F × D। जहाँ F बल है, जहाँ F क्या है? F = बल और D = विस्थापन यानी दूरी। और यहाँ चूँकि व्यापक का जब हम बात करते हैं व्यापक सूत्र का, तो वहाँ हमको कोण की जिक्र हो जाता है, यानी कितने अंश का कोण बन रहा है। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो होता है ऑप्शन बी ऑप्शन जो होगा W = F × D cos थीटा, यह सत्य होगा। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है जो दिख रहा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर,
98 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 980 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका ऑप्शन ए सही होगा। यानी आपका जो उत्तर होगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी है इसका मान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर होनी चाहिए, बी ऑप्शन है व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होनी चाहिए, और व्यक्ति की ऊंचाई का चौथाई होना चाहिए। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, ये तो बार बार पूछा गया है। तो इसको देखिए, इसका सही उत्तर होगा व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, यानी ऑप्शन जो है बी सही होगा। याद रखिएगा, यदि हम जो घरों में प्रयोग करते हैं जिस दर्पण का, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वह समतल दर्पण होता है। यदि उसमें हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो इसके लिए उस समतल दर्पण की ऊंचाई जो होनी चाहिए, हमारे जो ऊंचाई है इसकी आधी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर यदि आपको आता है तो ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? यहाँ 4 ऑप्शन है, पायरोमीटर, फोटामीटर, बैरोमीटर और पेरिस्कोप। तो इसका सही उत्तर होगा आपका बैरोमीटर। यानी याद रखिए, वायुमंडलीय जो दाब होता है उसको हम बैरोमीटर से मापते हैं। चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो किसकी संभावना होती है? यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला आंधी तूफान की, दूसरा वर्षा की, तीसरा मौसम साफ होने की, या चौथा आपका ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से नीचे गिरता है तो उस समय आपको आंधी तूफान की संभावना होती है, यानी पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। याद रखिएगा, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है तो उस समय हमको अंदाज़ा लग जाता है कि आंधी तूफान आने वाला है। जबकि यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उस स्थिति में हमको वर्षा होने की संभावना होती है। किसकी संभावना होती है? वर्षा होने की। और जब वायुमंडल का ताप जो पाठ्यांक होता है बैरोमीटर का, वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो ये समझिए कि मौसम साफ होने की संभावना होती है। यानी 3 कंडीशन है। पहला, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक तेज़ी से नीचे गिरे तो आंधी तूफान होगी, जो हमारे प्रश्न में पूछा गया है। लेकिन यदि धीरे धीरे नीचे गिरता है जो बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है तो हमको यह वर्षा होने की संभावना होती है। तब दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठता है तो हमको तीसरा जो ऑप्शन है मौसम साफ होने की संभावना होती है। तो यहाँ इस प्रश्न से आपको किसी भी तरह से घुमा कर पूछा जा सकता है, तो ये देखिएगा तीनों में किस तरह से पूछा गया, उस हिसाब से उत्तर दीजिएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है आपके लिए। यहाँ दूध की शुद्धता मापी जाती है, प्रश्न पूछा गया है जो बार बार पूछा जाता है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप सबको मालूम भी होनी चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन है, हाइड्रोमीटर, दुग्धमापी जिसे हम लैक्टोमीटर भी कहते हैं, बैरोमीटर और पास्कल। यहाँ 4 ऑप्शन है। इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सत्य हो सकता है? बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन बी जो है लैक्टोमीटर, यानी जिसे दुग्धमापी कहते हैं। तो यानी हमारा जो ऑप्शन बी होगा वह क्या होगा? सत्य होगा। तो इस प्रश्न को मिस मत जाने दीजिएगा, ऐसे कंटिन्यू लगे रहिए जिससे आपको आने वाली परीक्षा में ज़रूर लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्यों? 4 ऑप्शन है, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, किसकत्व के कारण, इनमें से सभी। गरम सूप यानी कोई गरम व्यंजक, मान लीजिए गरम भोजन आप करते हैं तो आपको स्वादिष्ट लगता है क्यों, इसी का आपको आंसर देना है। जबकि ठंडा भोजन हो जाता है तो उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो देखिए इसका उत्तर होगा पृष्ठ तनाव, यानी आपका ऑप्शन जो है ये सही होगा। पृष्ठ तनाव के कारण कोई भी भोजन, कोई भी व्यंजक या गरम सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम, गरम जो रहता है, गरम भोजन का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिसके कारण वो हमारे जीभों पर, जीभों की जो छोटी छोटी किसनलियाँ होती है उसकी सहायता से वो अंदर तक हमारे जीभों में पहुंचता है, यानी हमारे मुंह में जाता है, जिससे वो स्वादिष्ट लगता है। जबकि गरम ठंडा भोजन जो होता है वह जम जाता है, उसकी जो केसनली होती है वो जम जाती है, केसनली नहीं सॉरी, जो गरम व्यंजक होता है तो हमारे जीभ पर गहराई से नहीं जा पाता, इसलिए उतना स्वादिष्ट नहीं लगता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, गरम सूप स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। और उसमें भी क्यों? गरम सुई का पृष्ठ तनाव जो गरम सूप है उसका कम होता है, जिसके कारण हमारे जीभ पर वो गहराई से फैल जाता है, यानी जीभ के सभी हिस्सों पर फैल जाता है और स्वादिष्ट लगता है। यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर बताइए। और यह आपका रेलवे NTPC और ग्रुप डी का दूसरा वीडियो था।
अब कंटिन्यू वीडियो बनाएंगे, चूँकि कुछ हमारे एग्ज़ाम था जिसके कारण हम बीच में कुछ गैप कर दिए थे, तो आप लोग सामने नहीं हाजिर हो सके, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी है। लेकिन अब कंटिन्यू 2 दिन पर हम आपको मिलते रहेंगे और इससे संबंधित वीडियो देते रहेंगे। अभी केवल फिजिक्स का वीडियो चल रहा है, फिजिक्स का जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हल करने के बाद हम कंटिन्यू आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी वीडियो लाएंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर मुझे कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को पास भेजें। और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।